अच्छा, एक तो मैं अपना नंबर मेंशन कर देता हूँ, ताहा पोपाटिया। ठीक है, और ये रहा मेरा नंबर। सही है। दूसरा, मैं हारिस का नंबर आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, मतलब स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ। हारिस का नंबर मैं इसलिए आप लोगों को मेंशन कर कर दे रहा हूँ कि हारिस जो है ना, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रहे हैं, और उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप ज़रूर ऐड हो जाएं। उनका नंबर है 0319 766 766 2336। 2336। 766 2336। अच्छा देखिए, ये ब्रॉडकास्ट होता क्या है। ब्रॉडकास्ट जो है ना, एक्चुअली वो व्हाट्सएप का एक फीचर होता है, जिसमें व्हाट्सएप जो है, उसमें हम इंडिविजुअली किसी को भी एक साथ इतने सारे मैसेजेस भेज सकते हैं। लेकिन ब्रॉडकास्ट भेजने के लिए ये बात ज़रूरी होती है कि जो सेंडर और रिसीवर हो ना, उन दोनों ने एक दूसरे का नंबर सेव किया हो। अब मैंने आपको हारिस का नंबर दिया है ना, हारिस आज रात को आपको बहुत सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट कर रहे होंगे। लेकिन हारिस की ब्रॉडकास्ट रिसीव करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपने हारिस का नंबर सेव किया हुआ हो, और हारिस ने आपका नंबर जो है वो सेव किया हुआ हो। ठीक है। तो सेशन जो है वो स्टार्ट हम लोग बस 2 मिनट में इंशाल्लाह करते हैं, और मैं कुछ सेशंस रखूंगा आप लोगों के एमएफए के, और उसमें हम जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है। मीनवाइल आप लोग मुझे भी व्हाट्सएप कर दें, और जो भी टॉपिक आप लोगों को मुश्किल लगते हैं, जो इस तरह के टॉपिक्स लगते हैं कि जिसकी प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए, तो वो आप मुझे बताइएगा, ताकि उसकी भी हम लाइव क्लासेस कुछ कर लें। मैं आपको लिमिटेड पढ़ा सकता हूँ, जाहिर सी बात है, ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस है जो मैंने सोचा कि मैं एमएफए के बच्चों के लिए कंडक्ट कर लूँ। बहरहाल आज का जो टॉपिक है उससे हम डाइवर्ट नहीं होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, मैं नोट कर रहा हूँ पेस्टल एनालिसिस वगैरह, लेकिन व्हाट्सएप करें। जो हमारी यहाँ जूम की चैट होती है ना, उसमें मेरे पास ट्रैक नहीं रहता चीज़ों का। अच्छा, बजटिंग के टॉपिक के लिए मेरा एक बहुत अच्छा हैंड आउट है, उसमें 30 से 40 सवाल हैं। अगर कोई वो कर लेता है तो उसको पूरे बजटिंग में कहीं पर भी कोई भी मसला नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये आप लोगों की पहली क्लास है, तो पहला डॉक्यूमेंट जो है ना, वो मैं खुद ही आप लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, जो आज मुझे 3 सवाल करवाने हैं, वो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, ताकि आप सबके पास वो हैंड आउट आ जाए। बट नेक्स्ट क्लास से मेक श्योर कि आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एडेड हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से जो भी हैंड आउट भेजा जाएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। बहरहाल अभी जो हमारा पहला हैंड आउट है, वो मैं आप लोगों को जो है वो यहीं पर सेंड कर रहा हूँ। और इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के 3 सवालात हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के 3 क्वेश्चंस हैं, 3 सवालात हैं। 3 में से मैं आप लोगों को सारे आज नहीं करवा सकूंगा, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा बच्चों के लिए मुश्किल सवाल है, मुश्किल टॉपिक है। बहरहाल मैं 1 या 2 सवाल आज आप लोगों को करवा देता हूँ, और मज़ीद सवाल मैं आने वाली क्लासेस में करवाऊंगा। आपके पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिस पर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका पेपर आराम से निकल सकता है। देखिए, आप एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं, पेपर पैटर्न सबको पता है। चलें, आप पहले तो मुझे ये बताएं, मैं ज़रा देखूँ ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यहाँ पर कितने बच्चों को पेपर पैटर्न पता है, या ये बात पता है कि किन टॉपिक से पेपर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनसे पेपर में कैफ 6 के पेपर की अगर हम बात करें तो उससे सवाल आएगा ही आएगा, या बहुत हाई चांसेस होंगे। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, आप बताएं अपने हिसाब से, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हमारा पेपर जो है वो आएगा ही आएगा, या पेपर में उससे रेलेवेंट कोई ना कोई क्वेश्चन होगा ही होगा। देखिए, आपके पास कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, बिल्कुल जिस तरह से आपके पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बजटिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वैक,
और हेजिंग। ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और हेजिंग, ये वो टॉपिक्स हैं जिससे आपके पेपर का मेजॉरिटी एरिया कवर होगा। अराउंड 60 to 70% मार्क्स इसी एरिया से आ रहे होंगे। इसमें से आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कंपैरेटिवली बच्चों को इतना मुश्किल नहीं लगता है। और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक जो है वो हम आज ज़रा इंशाल्लाह देख लेते हैं, पूरा कोशिश करते हैं कि कंप्लीट कर लें। या मैं एक आधा सवाल आपको करवा दूंगा या दो सवाल करवा दूंगा, और आप लोगों को ये जो हैंड आउट दिया हुआ है, इस हैंड आउट में बहुत सारे इसके जो है वो सवालात हैं। अच्छा, हैंड आउट के बारे में मुझे कंफर्म कर दें, क्योंकि आज का सेशन बिल्कुल पहला सेशन था तो मैंने ग्रुप पर ही हैंड आउट भेज दिया है। तो क्या आप लोगों को वो हैंड आउट रिसीव हो गया? बजटिंग का हैंड आउट एक बहुत अच्छा मैंने बनाया हुआ है, वो मैं हारिस को बोलूँगा वो आज आप लोगों को ब्रॉडकास्ट कर देगा। आप सब ब्रॉडकास्ट लिस्ट पर एडेड हो, हाँ या नहीं? आप सब ने हारिस को अपना कंप्लीट नाम मैसेज कर दिया है, हाँ या नहीं? चलें अब हम ये पहला सवाल है। इस हैंडआउट में तीन सवाल हैं, ठीक है ना? लेकिन हम ये पहला सवाल ही आज देख रहे हैं। पहला सवाल कर कर देखते हैं कि क्या है इसमें। क्या ये सवाल आपने पहले कभी किया है? क्या ये वाला सवाल किसी ने भी पहले कभी प्रैक्टिस किया है जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है? नहीं किया? अच्छा, कुछ बच्चों ने शायद किया, कुछ ने नहीं किया। चले हम इसको करते हैं, इसको देखते हैं। इसी तरह के तीन सवाल आपके पास हैंडआउट में, टोटल तीन सवाल हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के रिवीजन के लिए मैंने हैंडआउट में तीन सवाल डाले हैं जो आप कर सकते हो। इनके आंसर्स भी हारिस ब्रॉडकास्ट कर देंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका मटेरियल भी हारिस आप लोगों को ब्रॉडकास्ट कर रहे होंगे। मेरा और हारिस का नंबर ज़रूर अपने पास सेव कर लीजिएगा, और हम लोगों को भी अपने कंप्लीट नाम के साथ मैसेज कर दीजिएगा ताकि हम भी आपका नंबर सेव कर लें। देखिए सवाल जो है इसमें लिखा हुआ है, कोहार्ट लिमिटेड के एल इज कंसिडरिंग टू सेट अप अ प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट IGM-3। एक कंपनी है वो एक प्लांट सेटअप कर रही है और वो प्रोडक्शन करेगी किसी सिंगल प्रोडक्ट की जिसका नाम IGM-3 है। द इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू सेट अप द प्लांट इज 15 बिलियन। बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 15 बिलियन की बात हो रही है। बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 9 जीरोस होते हैं। ये वाली अमाउंट मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ आती है? यह नंबर जीरो पर आती है, करेक्ट। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द प्लांट इज ओनली 5 years with a residual value of 20% of the initial capital investment. The plant will have an annual production capacity of 1 million tons. इस प्लांट की जिंदगी जो होगी वो 5 साल होगी, मोस्ट लाइकली हमारा टाइम हॉरिजॉन होगा। और इसकी रेजिडुअल वैल्यू जो होगी वो 20% ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। तो अगर मैं यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू लिख लूँ, पहले पैराग्राफ से जो जो मुझे समझ में आ रहा है वो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो मेरी जो रेजिडुअल वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 15 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, यानी कि 3 बिलियन मेरी रेजिडुअल वैल्यू होगी। ठीक है, मेरी जो रेजिडुअल वैल्यू होगी वो 3 बिलियन होगी, ये याद रखिएगा। The plant will have an annual production capacity of 1 million tons. A local group has offered to purchase all the production for rupees 8,000 per ton in year number 1. कोई आपको बंदा मिला है, वो बोलता है कि जितना भी टन बनाओगे 8,000 रुपये पर टन के हिसाब से मुझे तुम बेच देना। And thereafter at a price to be increased 5% annually, other relevant information is as under. और ये जो प्राइस है ये फिर हर साल हम 5% से इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, आगे कुछ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन नंबर 1 क्या है? इन ईयर नंबर 1 ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन वेजेस एंड डेप्रिसिएशन पर एनम वुड बी ₹2,000 पर टन। दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन लाइन विद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI. Annual wages would be 1 billion and are linked to consumer price index CPI. देखिए उसने ये कहा कि ईयर नंबर 1 का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा है जिसमें वेजेस और डेप्रिसिएशन नहीं है
वो 2000 पर टन है, और ये इंक्रीज होगा इन लाइन विद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई। पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है? एक तरह से इन्फ्लेशन या इंक्रीज इन प्राइस लेवल जो है उसको देखने का तरीका। ठीक है, आप अगर ऐसी कोई टर्म या ऐसी कोई बात सवाल में देख लें कि जो आपने नहीं पढ़ी है, तो आप घबराएं नहीं, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। वो ये कह रहा है कि जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जिस तरह से इंक्रीज हो रहा होगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में जितने परसेंट का सालाना इजाफा हो रहा होगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में जो हर साल का चेंज आ रहा होगा, उसी हिसाब से क्या हो रहा होगा, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे होंगे। यानी कि इसने इस एक्सपेंस को इस पीपीआई से लिंक कर दिया। ठीक है, अब आप देखें पीपीआई 2003 में 107 था, 4 में 119 है, 2005 में 130 है, फिर 142 है, फिर 160 और फिर 175 है। यानी कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या पीपीआई है, वो पीपीआई जो है वो इंक्रीज हुए जा रहा है, सामने नज़र आ रहा है। उसके बाद है एनुअल वेजेस विल बी ₹1 बिलियन एंड अ लिंक टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जो वेजेस की अमाउंट होगी जो कि 1 बिलियन की है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ यानी कि सीपीआई के साथ लिंक्ड होगी। जैसे जैसे सीपीआई इंक्रीज हो रहा होगा, वैसे वैसे ये वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। सीपीआई का इंक्रीज आपके सामने आपको दिखाया हुआ है, बताया हुआ है, उसी हिसाब से आपने इस चीज को इंक्रीज करते रहना है। Kale's cost of capital for this project in real terms is 6% and general inflation is 11%। अच्छा, आप लोगों को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर से ये पता होगा कि एक रियल रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है और एक नॉमिनल रेट होता है, ये मालूम है? ठीक है, एक रियल रेट होता है, एक नॉमिनल रेट होता है। दोनों को लिंक करने का इक्वेशन क्या होता है? दोनों किस तरह से लिंक हो रहे होते हैं बताएं, और कब कौन सा यूज होता है? कौन सा, कौन सी चीज इन दोनों रेट्स को लिंक करती है? मैंने कुछ समझाया ही नहीं है कॉन्सेप्ट। मैं तो सिर्फ आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या ऐसा पता भी है? हाँ, अली रजा को पता है। ठीक है, देखो, 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस रियल रेट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। इसकी ज़्यादा मैं डिस्कशन में डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये आपके, या रेट को कैलकुलेट करना आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में आपको सिखाया जाता है। जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर है ना, उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में इससे रेलेवेंट बात होती है, जो कि आज का हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन इस लेवल पर ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो नॉमिनल रेट 1 प्लस नॉमिनल रेट होता है, वो 1 प्लस रियल रेट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट से आ जाता है। फिर the tax rate applicable to the company is 30% and the tax is payable in the same year. The company can claim normal tax depreciation at 20% per annum under the reducing balance method. Price indices of the last 6 years are given as follows. The costs linked to the above indices are expected to grow at their historic compound annual growth rate. अब ये क्या बात कर रहा है बताएं? ये कॉन्सेप्ट भी कहीं आपने पढ़ा होगा। ये क्या कह रहा है? हिस्टोरिक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। हाँ जी, कितने बच्चे जानते हो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, हिस्टोरिक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट? ये कॉन्सेप्ट क्या है? हिस्टोरिक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ये क्या चीज़ है? जानता है कोई? कहाँ इस्तेमाल किया था आपने? बेटा ये प्रैक्टिस का सेशन है ना, मालूम होना। वैक में किस जगह पर स्पेसिफिकली कहाँ, स्पेसिफिकली कहाँ इस्तेमाल किया था? थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाए वैक में। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, डिविडेंड का ग्रोथ रेट निकालने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते थे।
तो वो बोल रहा है कि जो जो कॉस्ट इन पीपीआई और सीपीआई से लिंक्ड है ना, उसके लिए आप जो हिस्टोरिक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला होता है उसके थ्रू ये रेट निकाल लें। तो अगर हम ऐसा करते हैं, हम फॉर एग्जांपल पीपीआई की बात करते हैं। मोस्ट रीसेंट मोस्ट रीसेंट वैल्यू कितनी है? 175। ओल्डेस्ट वैल्यू कितनी है? 107। अच्छा, एन कितना लूंगा? एन कितना लूंगा? एन कैसे आएगा? एन कितना लूंगा? एन होता था जितने साल गुजरे हैं, है ना? 2003 से 4 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। 5 साल गुजरे हैं तो एन जो है ना वो 5 होगा। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 175। ठीक है, देखें ये फॉर्मूला जो होता है ना एक्चुअली इससे बना हुआ होता है। एस इज इक्वल टू पी 1 + i⁻n से बनता है। p जब लेफ्ट साइड पर जाएगा तो s/p इज इक्वल्स टू 1 + i⁻n होगा। n जब उल्टे हाथ पर जाएगा तो s/p पावर 1/i इज इक्वल्स टू 1 + i होगा। और i जो होगा ना वो s/p पावर 1/n-1 होगा। तो 175/107, ये पूरा का पूरा पावर 1/5 - 1 से आपके पास पीपीआई का रेट आएगा। कितना आ रहा है? 175 डिवाइडेड बाई 107, पावर में आ जाएगा 1/5 -1, और बिल्कुल ये आ रहा है 10.34%। बिल्कुल ठीक बताया आपने, ये 10.34% आ रहा है। इसी तरह से सीपीआई के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा डायरेक्ट हो जाते हैं। 195 डिवाइडेड बाई 112, पावर यहाँ पर आ जाएगा 1/5 -1। ठीक है जी, तो अब आप बताएं कि ये कितना आएगा? 195 डिवाइडेड बाई 112 पावर 1/5 -1 इंटू 100, 11.73%। सही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दो रेट्स हैं जो हम इन्फ्लेशन के लिए यूज़ करेंगे। क्या ये बात क्लियर है आप सबको? ठीक है। अच्छा, हैंड आउट मैंने ग्रुप पर भेज दिया, वो आपने देखा होगा कि आप लोगों को हैंड आउट जो है वो ग्रुप पर भेज दिया गया है। सही है ना? तो ग्रुप से आप हैंड आउट भी देख सकते हैं, और यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है नहीं, ये मुझे कंफर्म कर दें। ये मैंने आपके लिए जो है वो दोनों रेट्स जो है उसका जो ग्रोथ की परसेंटेज है या इन्फ्लेशन की परसेंटेज है वो आपको कैलकुलेट कर कर यहाँ पर दे दी है। सही है। अच्छा, अब एक और काम हम ये कर लेते हैं कि देखें, हमने एक रूल पढ़ा हुआ होता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में अगर कभी किसी सवाल में रियल कैश फ्लोज होंगे, किसी सवाल में नॉमिनल कैश फ्लोज होंगे। जब सवाल में रियल कैश फ्लोज होंगे तो कौन सा रेट अप्लाई होगा? रियल रेट। और जब सवाल में रियल कैश फ्लोज नहीं होंगे, नॉमिनल कैश फ्लोज होंगे, तो कौन सा रेट अप्लाई होगा? नॉमिनल रेट। अब यहाँ पर क्योंकि हर चीज़ अलग रेट से इन्फ्लेट हो रही होगी और हम इन्फ्लेशन कर रहे होंगे, तो हम कौन सा रेट यूज़ करेंगे? हम नॉमिनल रेट यूज़ करेंगे। ठीक कह रहा हूँ? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवालों में जब रियल कैश फ्लोज होते हैं तो हम रियल रेट से उसको डिस्काउंट करते हैं, और जब नॉमिनल कैश फ्लोज होते हैं तो हम नॉमिनल रेट से उनको डिस्काउंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो भी कैश फ्लोज होंगे वो हर अलग अलग रेट से इन्फ्लेट हो रहे होंगे, तो हमें नॉमिनल रेट यूज़ करना पड़ेगा। अब नॉमिनल रेट निकालेंगे कैसे? आपके पास सवाल में लिखा हुआ है कि जो रियल टर्म्स में रेट है वो 6% है और जो इन्फ्लेशन है वो 11% है। तो हम यही वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करते हैं। 1 + NR इक्वल्स 1 + 6% मल्टीप्लाइड बाई 1 +
11%, और एन आर जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, 1.06 मल्टीप्लाइड बाई 1.11, यानी कि ये -1 × 100 17.66% आ रहा होगा। 17.66%। ठीक है, 17.66% आ रहा होगा। 17.66%। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, कोई इसमें मसला? तो आपका आंसर 17.66% आ रहा होगा। अच्छा, हमने नॉमिनल रेट की वर्किंग भी कर ली, हमने दो इन्फ्लेशन रेट जो सवाल में कैलकुलेट करने थे उसकी वर्किंग भी कर ली, और ये सवाल आप लोगों के पास है जो नए न्यू आए हैं स्टूडेंट्स, मुझे भी मैसेज कर दें मेरे नंबर पर, और हारिस को भी कर दें। मैंने ग्रुप पर भी हैंड आउट भेज दिया, और हारिस को अगर मैसेज करेंगे तो हारिस भी आपको हैंड आउट भेज देंगे। अच्छा, अब हम अपनी मेन वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि सवाल इफेक्टिवली था किसी का, एडवाइस वेदर केएल शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। हमें एनपीवी ढूंढनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है। मुझे बताएं सवाल को देखते हुए टाइम हॉरिजॉन कितना है? सवाल का जो टाइम हॉरिजॉन है वो कितने साल है? 5 साल है। ठीक है, तो हम 5 साल का अपना चार्ट बनाएंगे। 5 साल के चार्ट में हम अपने पास इन्वेस्टमेंट की जगह 15 बिलियन लिखेंगे, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। सही है। उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू उसकी 20% होगी। तो हम ज़रा यहाँ पर अगर वर्किंग करें, ईयर नंबर 0 है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 5 साल है। सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर हम सारी चीज़ें इन मिलियंस रखें, रुपीस इन मिलियन, रुपीस इन मिलियन रखें, तो हमारे पास ये 15,000,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और ये हमारी जेब से जा रही है, लिहाजा मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट और हमारी जेब से ये पैसे जा रहे हैं, लिहाजा मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी जेब से जा रही होगी, ये हमारे पैसे जो है वो बिजनेस में जा रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, हम कोई एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, तो ये पैसे जा रहे हैं हमारी जेब से। अच्छा, उसके बाद फिर रेवेन्यू से रिलेवेंट कोई बात करते हैं, तो हमें लिखा हुआ है कि अ लोकल ग्रुप हैज़ ऑफर टू परचेज ऑल दी प्रोडक्शन फॉर ₹8,000 पर टन। 8,000 पर टन पर, 8,000 पर टन पर एक कोई भी लोकल जो बंदा है, ग्रुप है, वो चीज़ें परचेज करने को तैयार है। और ऊपर लिखा था द प्लांट विल हैव एन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन टन्स। और फिर लिखा हुआ है कि ये ईयर नंबर 1 होगा, और फिर देर आफ्टर ये 5% से इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, सर 3,000 हम ईयर 5 में अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, वो हमारी डिस्पोजल वैल्यू या रेजिडुअल या प्रोसीड्स होंगी, लेकिन जनरली उसको जो है वो फॉर्मेट के हिसाब से कोशिश करी जाती है कि एंड में लिखा जाए। तो खैर पहले मैं रेवेन्यू लिख लेता हूँ। पहले साल का जो रेवेन्यू होगा वो 8,000 इंटू 1 मिलियन टन्स होगा, यानी कि 8,000 मिलियन ही हो गया। और फिर हर साल ये 5% से इन्फ्लेट हो रहा होगा या इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है सर, अगर टैक्स इन्वॉल्व हो तो फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट को टैक्स के कैलकुलेशंस के बाद पहले भी लिख सकते हैं। देखिए, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं, मैं एक डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दूंगा जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। एक सवाल को मल्टीपल तरीक़ों से किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाद में लेते हो। ठीक है, अच्छा, फॉर्मेट आपको सारे आने चाहिए, ये याद रखिएगा कि आपको सारे फॉर्मेट्स आने चाहिए। अली, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो कि हम अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बाद में ले लें ऐसा भी पॉसिबल है, और पहले लिख लें ऐसा भी पॉसिबल है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बाद में तब लिखा जाता है जब हम टैक्स की वर्किंग मेन वर्किंग में मर्ज कर रहे होते हैं, उसमें फिर हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पर टैक्स की वर्किंग सेपरेटली करूँगा। ठीक है, मैं आपको 1 साल की वर्किंग कर कर बात समझा दूंगा कि मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं और सारे फॉर्मेट्स आपको आने चाहिए। आप सब में से कितने लोग मेरी बात को पिक कर पा रहे हो? क्या आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की मुख्तलिफ वर्किंग्स देखी हैं? एक वो होती है जिसमें हम टैक्स की वर्किंग सेपरेटली करते हैं, और एक वो होती है कि जिसमें हम टैक्स की वर्किंग जो है वो मेन वर्किंग में ही अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेन वर्किंग में ही टैक्स की वर्किंग कर रहे होते हो, उस केस में आप जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका अमाउंट बाद में लिख रहे होते हो। बहरहाल ये 5% से ग्रो कर रहा, तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.05, 8,400 मल्टीप्लाइड बाई 1.05, 8,820 मल्टीप्लाइड बाई 1.05, 9,261 मल्टीप्लाइड बाई 1.05, 9,724। ठीक है जी, ये हमारे हर साल के रेवेन्यू की वैल्यूज होंगी। रेवेन्यू के बारे में ये मेंशन था कि ये रेवेन्यू हर बार 5% से इंक्रीज हो रहा होगा। तो अगर हर बार 5% से इंक्रीज हो रहा होगा तो जितना है उसको हम 5% से इंक्रीज करें। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर आते हैं। पहले पॉइंट में लिखा हुआ था इन ईयर नंबर 1 ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन वेजेस एंड डिप्रिसिएशन पर एनम वुड बी ₹2,000 पर टन। अगेन 2,000 पर टन है, 1 मिलियन टन है, तो 2,000 इंटू 1 मिलियन इज 2 बिलियन टन्स, और उसको इन मिलियंस अगर लिखें तो हम यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है अदर देन वेजेस, अदर देन वेजेस एंड डेप्रिसिएशन, उसकी अमाउंट यहाँ पर हम 2,000 लिखेंगे जो दी हुई है। ठीक है, और फिर सवाल में ये लिखा हुआ था कि ये वाली जो वैल्यू होगी, जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट की वैल्यू होगी, वो प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इंक्रीज होती रहेगी। तो अगर वो प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इंक्रीज होती रहेगी तो प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स यहाँ हमने कैलकुलेट किया था, और इसका आंसर आ रहा था 10.34%। तो अगर 10.34% के हिसाब से ये इंक्रीज होती रहेगी तो आप जो है वो 10.34% के हिसाब से इसको इंक्रीज करते जाएं। 2000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1034, यानी कि 2206.8, 2206.8। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 1.1034, यानी कि 2434.98। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 1.034, 2686.7। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाइड बाई 1.1034, यानी कि 2964.6। ठीक है सर, एक ये भी कंफ्यूजन है कि इन्फ्लेशन किधर से अप्लाई करना है, काइंडली इसके रिगार्डिंग गाइड कर दीजिएगा। हाँ, अब ये देखो, इसमें क्या होता है कि आपको जो है ना ये देखना पड़ता है कि सवाल किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये एब्सोल्युटली सवाल पर डिपेंड करता है कि आपके सवाल में किस तरह से इन्फ्लेशन के हिसाब से चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? हाँ, नज़र आ रही है ना? ठीक है, देखो, आपको सवाल की वर्डिंग को एज इट इज़ पिक करना होगा। कभी कभी वो ईयर नंबर 0 वाली अमाउंट देगा, बोलेगा इसको इन्फ्लेट करो, कभी वो बोलेगा कि फर्स्ट ईयर की ये वैल्यू होगी और फिर उसके बाद वाली वैल्यू जो हैं उसको इन्फ्लेट करो। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, इसके बारे में हम कोई शॉर्ट कंफर्म बात नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर उसने क्या लिखा था, जो अंग्रेज़ी है ना वो एज इट इज़ आपने लिखनी है। यहाँ पर इसे सीधा सीधा लिखा था इन ईयर नंबर 1 ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड दिस विल बी दिस। उसने खुद ही बोला ईयर नंबर 1 का खर्चा ये होगा, यानी कि उसने पहले साल इन्फ्लेट कर कर दिया। कभी कभी वो वर्डिंग्स यूज करता है कि द करंट वैल्यू इज दिस मच। के पास पेपर्स देखते जाए तो वो तो समझ आ जाते हैं, बट जो ओल्ड पेपर्स हैं सीएमए में जो टेस्ट हुए हैं, नहीं अली रज़ा, देखो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस की कुछ लैकिंग है, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए।
हर बार आपको सवाल में ये देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिकली क्या बात हो रही है। अब स्पेसिफिकली यहाँ पर वो बोल रहा है कि यह नंबर 1 वाली वैल्यू इतनी है और फिर ये वैल्यू हर साल XYZ से इंक्रीज होगी। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप सवाल को जो है ना अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं मुझे, ताकि मैं गाइड कर दूं। लेकिन ये है कि जब तक कोई सवाल स्पेसिफिकली मैं आपके साथ साथ देखूंगा नहीं, मैं ये नहीं बता सकता कि उसमें क्या लिखा हुआ था और आप क्या कर रहे हो। इसमें तो क्लियर है ना, इसने ईयर नंबर 1 की एक वैल्यू दी है और उसके बाद उसने बोला है कि ये ऐसे 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 इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्लॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये भी है ना, वेजेस क्या है, 1 बिलियन है पहले साल और फिर वो CPI के हिसाब से इंक्रीज हो रही होगी। अगेन वेजेस के बारे में भी इसने जो है वो स्पेसिफिकली लिख दिया कि वेजेस कितनी होगी और क्या हो रहा होगा। तो जब स्पेसिफिकली लिख दिया तो हमें तो उसी को फॉलो करना है जो लिखा हुआ है। इसने हमें लिख कर दे दिया कि भाई वेजेस जो पहले साल की है वो 1 बिलियन होगी। और फिर हर साल वो 11.73% से इंक्रीज हो रही होगी। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1173, 1117, 1117.3। उसके बाद फिर ये वापस से 1.1173 से मल्टीप्लाई, 1248.36, 1248.4 कर लेते हैं। फिर वापस से 1.1173 से मल्टीप्लाई, 1394.8। फिर वापस से इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.1173 से, 1558.4। ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने पास जो है वो वेजेस की अमाउंट मेंशन कर दी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखो दो चीज़ें कर सकते हैं, और से सुनिएगा सब। देखिए, कुछ आप सजेस्टेड सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा, उसके बाद टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा और फिर उस डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा, फिर उस पर जो टैक्स का रेट है वो अप्लाई किया जाएगा और फिर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर ना डेप्रिसिएशन को माइनस करें ना यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ऐड करें, बल्कि हम टैक्स की सेपरेट वर्किंग कर लें कि भाई टैक्स कितना बनता है। और तीसरा तरीका वो होता है कि जिसमें हम डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स का जो बेनिफिट होना हो उसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करें। इफेक्टिवली 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। ये कुछ बच्चे जो है ना वो अच्छे खासे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के हर सवाल का सलूशन अलग तरह से हुआ हुआ है। तो भाई 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। मेथड नंबर 1 क्या होता है? मेथड नंबर 1 जिसमें हम डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, टैक्स रेट अप्लाई करते हैं और फिर डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। ठीक है। अच्छा, मेथड नंबर 2 क्या होता है? मेथड नंबर 2 वो होता है जिसमें हम टैक्स की सेपरेट वर्किंग करते हैं। और मेथड नंबर 3 क्या होता है? मेथड नंबर 3 वो होता है कि जिसमें डेप्रिसिएशन की वजह से जो भी टैक्स का बेनिफिट है, डेप्रिसिएशन की वजह से जो भी टैक्स बेनिफिट है, हम सिर्फ और सिर्फ उस टैक्स बेनिफिट को मेन वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करते हैं। देखें, ये तीनों मेथड्स आपको आने चाहिए। आपका आईकैप का सवाल किसी भी तरह का हो सकता है और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको ये तीनों मेथड्स पता हों। आपने ऐसा नहीं करना कि मैं एक मेथड पता कर कर चला जाऊं या चली जाऊं। नहीं, ये आपने नहीं करना।
कितने लोग हैं इस क्लास में अभी इस वर्कशॉप में जिनको ये तीनों मेथड्स पता हैं? कितने लोग हैं जिनको ये तीनों के तीनों मेथड्स मालूम हैं? ये तीनों मेथड्स मालूम हैं, ये तीनों मेथड्स पता है, हिना को मालूम है। ठीक है सर, ये इशू तभी होगा जब टैक्स इन्वॉल्व होगा, राइट? जी हाँ, और आपके सवाल में टैक्स होगा ही होगा। ठीक है, कितने लोगों को मालूम है? इसी तरह से टैक्स लॉसेस जो है ना, उनकी भी दो ट्रीटमेंट्स होती हैं, वो भी मैं आपसे कभी डिस्कस करूंगा। जो टैक्स लॉसेस होते हैं उनकी दो ट्रीटमेंट्स होती हैं। कभी कभी आप पास पेपर देखोगे तो वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे होंगे, और कभी कभी जो है ना उसका पॉजिटिव टैक्स इम्पैक्ट लिया जा रहा होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक इंसान को पता होनी चाहिए। बहरहाल ज़ाहिर है आज के सेशन में ये सब तो कवर नहीं हो पाएगा। टैक्स लॉसेस के लिए मैं आपको एक फ़ाइल ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना? और फिर अगर नहीं समझ आएगा तो किसी सेशन में हम डिस्कस भी कर लेंगे। इन तीन मेथड्स को मैं जो ज़रा है ना आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए, ईयर नंबर 1 जो है ना, ईयर नंबर 1 उसकी मैं आपके सामने वर्किंग कर देता हूँ ताकि मेरा और आपका टाइम बच जाए, और उसको मैं तीनों मेथड से कर देता हूँ। ठीक है? तीनों मेथड से करने का मतलब ये है कि हमने ये डिस्कस किया ना कि तीन मेथड्स हैं भाई। हमने ये डिस्कस कर लिया कि तीन मेथड्स हैं, तीन में से कोई भी एक मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अगर हम वो वाला मेथड अप्लाई करेंगे जिसमें हम टैक्स की वर्किंग बिल्कुल सेपरेट करते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी डेप्रिसिएशन कितनी है, मेरा एसेट कितने का था, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या था। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 30% एंड द टैक्स इज पेएबल इन द सेम ईयर। द कंपनी कैन क्लेम नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और जो इन्वेस्टमेंट है वो 15 बिलियन है। मैं यहाँ पर जो है ना एक तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करता हूँ। ईयर ज़ीरो पर हमने इन मिलियंस बात करें, सारी वैल्यूज़ मिलियंस में रखें, तो हमने 15,000 मिलियन का एसेट लिया। डेप्रिसिएशन जो ईयर नंबर 1 की होगी वो कितनी होगी? 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी कि 3,000 होगी। ठीक कह रहा हूँ? 3,000 होगी, 12,000 बच जाएगा। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अगले साल की क्या होगी? चले मैं आपके साथ 2 सालों की वर्किंग कर दूंगा। 12,000 इंटू 20% क्या होगा? 2,400 होगा। ये बच जाएगा 9,600। अगर मैं टैक्स की सेपरेट वर्किंग करता हूँ, उस मेथड पर जाता हूँ जिसमें मैं टैक्स की सेपरेट वर्किंग करूँ, उस मेथड पर जाता हूँ जिसमें मैं टैक्स की सेपरेट वर्किंग करूँ, और मैं लेट से ईयर नंबर 1 और ईयर नंबर 2 आपको सिर्फ कर बता रहा हूँ क्योंकि बाकी सारे साल वैसे ही होंगे, मुझे आपका भी टाइम बचाना है क्योंकि आपके पेपर्स हैं आगे। तो हम करेंगे क्या कि हम डेप्रिसिएशन के अलावा देख लेते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस क्या बन रहे हैं। ईयर नंबर 1 और 2 का हिसाब कर लेते हैं। 1 का अगर हिसाब करें तो 8,000 में से 2,000 माइनस 1,000 माइनस ये 5,000 बच गया, और यहाँ पर 8,400 माइनस 2,206.8 माइनस 1,117.3 5,075.9 5,076 ही कर लेते हैं। चलो, ये बात तो समझ में आ रही है ना? मैंने ऊपर वाली वैल्यूज जो हैं उसको सिर्फ और सिर्फ नेट ऑफ करा है और कुछ भी नहीं करा। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर अब मैं वो वाला मेथड कर रहा हूँ जिसमें हम टैक्स की सेपरेट वर्किंग करते हैं। तो टैक्स की वर्किंग करने के लिए हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। आपके पास जो पहले साल की वैल्यू आ रही है वो 5,000 है और दूसरे साल की 5,076 है, लेकिन ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है। 5,076, इसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। पहले साल की 3,000 है, दूसरे साल की 2,400 है। क्या बच जाएगा? ये 2,000 बच जाएगा, और वहाँ पर क्या बच जाएगा? 5,076 माइनस 2,400, यानी कि 2,676 बच जाएगा। एग्रीड? क्या ये बात समझ में आती है?
क्या ये जो दो मैंने वैल्यूज निकाली हैं ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है? जी हाँ। टैक्स का रेट कितना है? टैक्स का रेट जो है ना वो 30% का है। अगर टैक्स का रेट 30% का है तो 2000 इंटू 0.3 यानी कि 600 रुपये, और 2676 इंटू 0.3 यानी कि 802.8। सही है। ये आपका टैक्स का एक्सपेंस आएगा। अगर हम सारी चीज़ें जो है वो राउंड ऑफ कर लेते हैं टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो इसको हम 803 कर देते हैं। इस केस में क्या होगा? इस केस में आप अगर ये नंबर 1 और 2 करोगे तो यहाँ पर 600 माइनस करोगे और यहाँ पर 803 माइनस करोगे, और जब आप ये वैल्यूज़ माइनस कर दोगे उसके बाद आपके पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। ये 4400 बनता है, और ये कितना बनता है? 4273। जैसे कि मैंने कहा कि मैं अभी ईयर नंबर 3, 4 और 5 की वर्किंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ईयर नंबर 1 और 2 समझा रहा हूँ। ईयर नंबर 1 और 2 के लिए आपके पास जो है वो 4400 और 4273 का आंसर आ रहा है। बाकी आगे ईयर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, बहुत सारी चीज़ें। ये आपके कैश फ्लोज हैं। कैश फ्लोज जब आ जाते हैं तो फिर उसको डिस्काउंट किया जाता है। यहाँ के बाद वाला प्रोसीजर जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा, ये कौन सा मेथड हमने यूज़ किया बताएं? ये मेथड नंबर 1 था, 2 था या 3 था? मेथड नंबर 1 था, 2 था या 3 था? ये मेथड नंबर 2 था, करेक्ट? ये मेथड नंबर 2 था। ठीक है, ये हमारा मेथड नंबर 2 था। मेथड नंबर 2 में हम क्या करते हैं? मेथड नंबर 2 में हम सिर्फ और सिर्फ टैक्स वर्किंग सेपरेटली कर कर और यहाँ पर टैक्स एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट कर कर सेपरेट वर्किंग से यहाँ पर शो कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को तीनों मेथड पता है? अगेन पूछूंगा। अब हम दूसरा मेथड करते हैं। अब जब हम दूसरा मेथड करेंगे ना, मेथड नंबर, दूसरा वाला मेथड जहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर टैक्स कैलकुलेट कर कर डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, उस केस में क्या होगा? हाँ, अब ये अली पूछ रहा है आईकेप किसको फॉलो करता है। बेटा, किसी भी सवाल में कोई भी मेथड आईकेप फॉलो कर सकता है। आप किसी भी मेथड को जवाब देते हुए फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको तीनों मेथड्स लॉजिकली पता होने चाहिए, क्योंकि आईकेप का कोई भरोसा नहीं है कि वो सवाल किस तरह का ड्राफ्ट करे। ऐसा पॉसिबल है क्या आईकेप ने जो है वो कोई एनपीवी की वर्किंग दी हो और वो बोले इसमें गलतियां और इसको सही करो, और उसमें कोई एक स्पेसिफिक मेथड यूज़ हुआ हो, तो आपको फिर ये मेथड भी पता होना चाहिए, वरना वो सवाल टैकल नहीं होगा। अच्छा, मेथड नंबर 2 में क्या होगा कि जब आप ये 5000 वाली और 5076 वाली वैल्यू पर आ गए थे ना, तो आप यहाँ पर डिप्रिसिएशन को करें माइनस। पहले साल की थी 2000 और दूसरे साल की कितनी थी? पहले साल की 3000 और दूसरे साल की 2400। ठीक है, ऐसा कर कर आप जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढ लें। ये 2000 है और ये बन जाता है 5076 माइनस 2400 यानी कि 2676। फिर आप इस पर टैक्स लगाएं, तो 2000 का 30% यानी कि 600, और 2676 का 30% यानी कि 803। और क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया था तो उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को आप ऐड बैक भी करें, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो ये आपके पास 2000 माइनस 600 प्लस 3000, ये भी 4400 आएगा, और 2676 माइनस 803 प्लस 2400, ये भी आपके पास 4273 आ रहा होगा। समझ में आई बात? ये है मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 2 में क्या किया आपने? डेप्रिसिएशन को माइनस किया, टैक्स का रेट अप्लाई किया, टैक्स का रेट अप्लाई कर कर टैक्स माइनस किया, माइनस कर कर और फिर दोबारा से डेप्रिसिएशन को हमने ऐड बैक भी कर दिया। ठीक है भाई, ये मेथड
आप देखें दोनों से हमारे जो नेट कैश फ्लोज के आंसर्स हैं ना, मैच कर रहे हैं। मैं ये नंबर 3 4 5 को अभी नहीं कंसिडर कर रहा, या नंबर 1 और 2 में यहाँ पर कोई मसला है किसी को तो मुझसे डिस्कस करो। और फिर हमारे पास तीसरा मेथड है जिसको हम मेथड नंबर 3 कहते हैं। मेथड नंबर 3 में हम डेप्रिसिएशन के होने की वजह से जो बेनिफिट होना चाहिए सिर्फ उसको शो कर रहे होते हैं। डेप्रिसिएशन हमारे टैक्सेबल इनकम को कम करता है, जब वो टैक्सेबल इनकम को कम करता है तो वो टैक्स एक्सपेंस को कम करता है। तो हम इस मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में जो आप 5000 वाली और 5076 वाली वैल्यू पर आए थे ना, आप इसी पर टैक्स अप्लाई कर दो। इसी पर पहले तो टैक्स अप्लाई कर दो। इस पर अगर टैक्स अप्लाई होगा तो 5000 इंटू 0.3 यानी कि 1500 हो रहा होगा, और 5076 इंटू 0.3 यानी कि 1523 हो रहा होगा। और फिर आप डेप्रिसिएशन का 30% लोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन होने की वजह से मेरा जो टैक्सेबल इनकम का अमाउंट है वो कम होता पूरी अमाउंट से। अगर 100 रुपये की डेप्रिसिएशन होगी तो 100 रुपये से टैक्सेबल इनकम कम होती और 100 का 30% मुझे बेनिफिट मिलता। तो आप यहाँ पर सिर्फ बेनिफिट लिखो। अब ये बेनिफिट कैलकुलेट कैसे होगा, या नंबर 1 के लिए कैलकुलेट होगा 3000 का 30%, ठीक है, यानी कि 900। ये डेप्रिसिएशन बेनिफिट है। डेप्रिसिएशन का 30% इसलिए ले रहे हो क्योंकि डेप्रिसिएशन को अगर टैक्स वाला माइनस करने देता है टैक्स अप्लाई करने से पहले, तो आपका टैक्स का एक्सपेंस जो है, जो बची हुई अमाउंट होती है उस पर 30% लगता है। तो जितनी ही डेप्रिसिएशन होती है उसके 30% से आपकी सेविंग्स होती। और दूसरे साल का हो जाता है 2400 इंटू 30%, 720। और जो आपका नेट आंसर आता पहले होता 5000 माइनस 1500 प्लस 900, 4400। दूसरा था 5076 माइनस 1523 प्लस 720 यानी कि 4273। हाँ जी। तो आपने नोट किया कि चाहे आप ये वाला मेथड यूज़ करें, चाहे ये वाला मेथड यूज़ करें, या फिर चाहे ये जो ऊपर वाला मेथड है जिसमें टैक्स की वर्किंग सेपरेटली होती है, ये मेथड यूज़ करें, आपके आंसर हमेशा सेम आ रहे होंगे। सर वॉट ऑफ का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट या टैक्स का ट्रीटमेंट डिफर हो। अगर अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन दोनों डिफरेंट होंगे तो हमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, फिर टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस करके टैक्स रेट अप्लाई होगा, और फिर टैक्स डेप्रिसिएशन को हम ऐड बैक करेंगे। तो वो चीज़ आप जो टैक्स में पढ़ते हुए आए हो वही यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है जी, बताएं भाई, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो काइंडली आप लोग जो है वो ज़रूर डिस्कस करें। ये एक डिस्कस करने वाली बात थी। बाकी एज सच इस सवाल में कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपसे हैंडल ना हो रही हो। मैं ज़रा इस सवाल की आप लोगों को जो मेन वर्किंग है वो शो करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ी सी बात समझाने के लिए। देखें ये आपके पास जो मेन वर्किंग आ रही है, ताकि टाइम बच जाए, वरना मैं पूरी वर्किंग भी कर ही सकता हूँ। देखें ये आपके 15,000 है, 4400 है, 4273 है। ये मैंने 3 ईयर्स जो है ना आपके लिए कर दिए। इसी पैटर्न्स पर यह नंबर 3 4 और 5 भी हो रहे हैं। आंसर्स वाली शीट भी मैं आप लोगों को ब्रॉडकास्ट कर दूंगा। सर रेवेन्यू एंड कॉस्ट पर टैक्स सेविंग्स करके भी कर सकते हैं ना। हाँ वो तो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं रेवेन्यू पर रेवेन्यू का टैक्स लगा रहा हूँगा, कॉस्ट पे कॉस्ट की सेविंग्स लगा रहा हूँगा। तो ये भी डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। हर चीज़ के लिए मुझे इतनी सारी वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, तो उस मेथड को तो जनरली कभी भी आई कैप भी प्रेफर नहीं करता। लेकिन करने को कर सकते हो कि आप सारी चीज़ें जो है वो नेट ऑफ टैक्स ले रहे हो। अच्छा, अगले जो 3 साल हैं उसकी वर्किंग्स एज इट इज़ हो गई। बस ये है कि ये जो रेजिडुअल वैल्यू है 3000 रुपये की, यह आपने यहाँ पर शो करनी होगी। चलें जी। तो मुझे नहीं लगता कि इस सवाल की कोई और स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ होगी जिसमें आपको मसला हो रहा होगा। मैंने या नंबर 0 या नंबर 1 और या नंबर 2 आप लोगों को जो है ना वो शो करा है, दिखाया है कि भाई ये इस तरह से बन रहा। इसकी रीज़न ये है कि अगर मैं करने बैठूँ तो मैं कर तो सकता हूँ,
लेकिन हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम अवेलेबल है। क्लियर है? ये मुझे नहीं लगता कि इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ऑल्दो ये जो क्वेश्चन, अच्छा आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या लगता है इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है? ये आपके पास जो है ना वो विंटर 2009 में बीएफडी के पास पेपर का सवाल है। वेरी इजी ना? बिल्कुल। तो ये 2009 के बीएफडी के पेपर का जो है ना वो सवाल है। आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी ये एज सच कोई प्रॉब्लम देगा, कोई मुश्किल देगा। बस ये कि आप लोगों के साथ वर्कशॉप से स्टार्ट करनी थी, तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को आसान सवाल से दावत दी जाए, ऐसा ना हो कि आप शुरू में ही भाग चुके हो। तो इसलिए जो है वो मैंने एक आसान सवाल सेलेक्ट किया। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को जो है ना खुद करने के लिए काम दे रहा हूँ। एक्चुअली मुझे जो है वो एक जगह जाना पड़ रहा है, वरना तो मुझे 4 बजे तक ही क्लास लेनी थी। मैंने एक सवाल आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इस हैंडआउट में दो और सवाल हैं और वो थोड़े से अच्छे सवाल हैं। ठीक है? तो ये दो सवाल जो हैं इसके आंसर्स भी मैं अभी ग्रुप पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये हैंडआउट्स भी आप लोगों के पास हैं। मुझे ये बताइएगा कि किसी ने क्या ये वाला सवाल किया है, द मैनेजमेंट ऑफ जैप रिक्रिएशन क्लब। ये भी समर 2011 का क्वेश्चन नंबर 4 है बीएफटी का। अच्छा, एक बच्चे ने किया है, दो ने नहीं किया, दो तीन ने नहीं किया, तो खैर किसी ने किया हुआ होगा, किसी ने नहीं किया होगा। यह हमारे हैंडआउट का दूसरा सवाल है। इस दूसरे सवाल में जो है ना वो थोड़ा सा रेलेवेंट कॉस्टिंग की थोड़ी सी स्लाइटली एप्लीकेशन भी है। तो ये एक अच्छा सवाल है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं आंसर से कंपेयर कर कर, और फिर मुझसे ज़रूर डिस्कस करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो। मैं इसको आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। इसमें केस कुछ इस तरह का है कि कोई रिक्रिएशन क्लब है, वो रिक्रिएशन क्लब कोई रिनोवेशन करवाता है, रिनोवेशन की वजह से मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस के कैश फ्लोज को ड्राफ्ट करना है। अच्छा, जितने लोग जो है वो एमएफए पढ़ रहे होते हैं ना, उनको रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग के टॉपिक की अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। तो आप लोगों की सबकी रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग के टॉपिक की अच्छी ग्रिप है, करेक्ट, जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें इरेलेवेंट कॉस्ट की भी बात होगी, इसमें ये बात भी होगी कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है। ठीक है ना? मैं सोल्यूशन है ना आप लोगों को ग्रुप पर भेजूंगा, ग्रुप पर तो आप सब एडेड है ना? आप लोग जो है वो हारिस की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड हो जाए, तो मैं जो है वो हारिस के थ्रू चीज़ें ब्रॉडकास्ट करवाना शुरू कर दूँ। सही है? और सोल्यूशन के बाद फिर आप लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो मोस्ट वेलकम, आप वो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर एक और सवाल है जो है विंटर 2011 का क्वेश्चन नंबर 6 बीएफडी का। क्या ये आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है? अली रजा ने तो सारे सवाल ही किए हुए हैं। अहाद ने नहीं किया। अच्छा, और अच्छा, नॉट फ्रॉम बीएफडी। बीएफडी से आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वैक, हेजिंग, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो अगर नहीं किया तो ये गलती की आपने। बीएफडी के नए वाले पास पेपर्स कर लो तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन एटलीस्ट पुराने पास पेपर्स करो, वो आपके कैलिबर और लेवल के हैं। अगर नए कर लोगे तो अच्छी बात है, बीएफडी की भी तैयारी हो रहेगी। खैर, ये वाला जो सवाल है इसमें ये स्किल्स एनहेंसमेंट सेंटर की एसईसी की बात करता है। इसमें ये हो रहा था कि कंपनी जो है वो एक इंस्टीट्यूट है और वो कुछ कोर्सेज सेल कर रहे थे, और वो अब रिनोवेशन की तरफ जाएंगे क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही थी। और अब जो है वो ग्रोथ की वजह से कुछ चेंजेस आई हैं, स्पेसिफिकली नए कोर्सेज की बात हो रही है। ये थोड़ा सा रिवर्स वर्किंग वाला सवाल है जिसमें आपने जो है ना वो डिसीजन मेकिंग भी करनी है साथ में। लेकिन अगर ये अगेन ये एनपीवी का एक अच्छा सवाल है, इसमें अच्छी बात जो है वो ये है कि इसमें पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 अगर आप देखते हैं तो किसी भी किस्म की टैक्स की कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपको कैलकुलेट नहीं करना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 7% जो है वो एज इट इज़ दिया हुआ है। तो ये दो अच्छी बातें हैं। बुरी बात यह है कि ये नॉर्मल एनपीवी के सवालों से थोड़ा सा अलग है, हटकर है। तो इसमें आपको अपना दिमाग लगाना होगा और इसको आपने अच्छे से देखना होगा। आप कह सकते हो कि ये एक एक्सपेक्टेड सवाल है, क्योंकि ट्रेडिशनल एनपीवी वाले सवाल तो पास पेपर में बहुत सारे आ गए, अब थोड़ा सा उसको घुमाना है या रिवर्स वर्किंग करवानी है। तो ये सवाल तो प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करिएगा।
क्लियर हो गई बात? ठीक है, मैं आप लोगों को ये दोनों चीज़ें जो है वो शेयर कर दूंगा। आप लोग ग्रुप पर सारे एडिड हो, और आप लोगों ने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आप मुझे अपना कंप्लीट नाम और नवा हारिस को भी अपना कंप्लीट नाम जो है वो व्हाट्सएप कर दें, ताकि हारिस आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दें। अच्छा, आज का सेशन थोड़ा सा शॉर्ट ही रखा है मैंने, क्योंकि अभी बच्चे जमा हो रहे हैं, गैदर हो रहे हैं, पता नहीं है बच्चों को। आप सबसे बस मेरी जो एक रिक्वेस्ट होगी वो ये होगी कि जो ग्रुप का लिंक है उसको मैक्सिमम फॉरवर्ड करें, और मैक्सिमम एमएफए के स्टूडेंट्स तक मैसेज पहुंचाएं, ताकि हमारा जो अगला सेशन हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हों, ताकि मैं भी ऐसा टीचर मोटिवेटेड रहूं। नेक्स्ट जो सेशन होगा आप लोगों का, वो लाइकली मोस्ट लाइकली थर्सडे को होगा। ठीक है, मोस्ट लाइकली थर्सडे को होगा। और थर्सडे, अच्छा अली, आपको टेक्स्ट में मसला है, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, आप मुझे इनबॉक्स कर दो। आपका नेक्स्ट सेशन जो है ना मोस्ट लाइकली थर्सडे को होगा, और टॉपिक जो है वो क्या कहते हो कि कौन सा होना चाहिए? है ना, हम कर तो सकते हैं वो एरिया, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपकी केस स्टडीज़ वाला एरिया है वो आप अगर अपने पास पेपर से अच्छे से कर लो और मेरे कुछ हैंडआउट्स हैं वो फॉलो कर लो तो सफिशेंट होगा। हावेवर कुछ एक दो केस स्टडीज़ में एसपीएम के पेपर से आप लोगों को चलो करवा दूंगा। ठीक है। अच्छा, तो आप लोग जो है वो टॉपिक की रिकमेंडेशन भी भेज दीजिएगा। बजटिंग के लिए एक बहुत अच्छा मेरा हैंडआउट बना हुआ है, वो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको हेजिंग वाला एरिया जो है वो थर्सडे को और सैटरडे को वैक वाला एरिया करवा दूँ। ठीक है। बाकी आप लोग ये 3 सवाल जो दिए हैं आप लोगों को, आप ये ट्राई करें और मुझे आधे 1 घंटे में, आधे 1 या 2 घंटे में चलें आप लोग मुझे बताएं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ठीक है जी, चलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।